हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ डे 32 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज़ के अंदर हम लोग 45 वीडियोस के अंदर आपका पूरा 11th का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। अभी हम रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज खासकर हम लोग इम्पॉर्टेंट किरदारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट किरदार होंगे हमारे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंड फिर देखेंगे कि जिस तरीके से मोमेंटम एंड फोर्स के बीच में रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट किया करती थी लीनियर मोशन के केस में, कुछ वैसी ही रिलेशनशिप्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। उन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, राइट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, किस तरीके से एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, राइट। हमारी इस सीरीज़ का टारगेट है आपका फिजिक्स का डर दूर करना, क्योंकि एक बार आपका फिजिक्स का डर दूर हो गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो आपको इस सीरीज़ को किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है ये आपका डिसीजन है। मेरा डिसीजन है कि आपका फिजिक्स का डर दूर मैं करके रहूँगा और ये मेरी कोशिश है इस सीरीज़ के थ्रू, राइट। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉर्क एज अ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो जब भी अपन टॉर्क की बात करते हैं ना, तो पक्का हम टॉर्क किसका निकालेंगे, किसी फोर्स का निकालेंगे। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। तो टॉर्क के एग्जिस्ट होने के लिए फोर्स का एग्जिस्ट होना कंपलसरी है। अब वो फोर्स किस पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है। रिजिड बॉडी के केस में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर सेम फोर्स अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वर्क करता है तो वो अलग अलग तरीके की मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? टॉर्क की वजह से। तो व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट टॉर्क, वी विल टॉक अबाउट टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। दो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए कि हम किस फोर्स का टॉर्क निकाल रहे हैं और किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और यहीं से इसकी बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन निकल के आएगी। तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट इसको डिफाइन किया जाता है। कैसे? कि जो टॉर्क वेक्टर होता है ना, वो पोजीशन वेक्टर, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप टॉर्क निकाल रहे हो और जिस भी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो भी होगा, उस पोजीशन वेक्टर को आपको लेना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स वेक्टर के साथ में। अगर अपन केवल और केवल टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाली जाती है। पहले वेक्टर का जो हेड है उससे दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करो, राइट हैंड की उंगलियों को, तो आपका अंगूठा बता देता है कि आपके वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। बट हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे उसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए टॉर्क के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स आर एफ साइन थीटा। तो उसको अपन दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमने एफ को आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फोर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? आर साइन थीटा। अब डायग्राम के अंदर अच्छे से देखना, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने आर साइन थीटा यूज किया। अब आर साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि अगर आप फोर्स की डायरेक्शन को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? आर साइन थीटा को। क्यों? क्योंकि ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये आर है तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि आपने फोर्स को किससे मल्टीप्लाई किया है? लाइन ऑफ फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दिया, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है। तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये अप्रोच आपके काम आती रहेगी। या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो इसको, r टाइम्स f साइन थीटा। यहां पर जो फोर्स आपने लिया है ना, इसके दो कंपोनेंट ले लो, इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। तो बेसिकली आपने f sin थीटा से मल्टीप्लाई किया है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है। तो आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जहां जो सहूलियत हो ना उसको यूज करके आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्शन के बारे में अभी अपन बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन में आपको बता दूंगा कितना आसानी से आप ट्रीट कर सकते हो। देखो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह इन्वॉल्व होंगे ना, उनमें या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि डायरेक्शन या तो पेपर के प्लेन से बाहर या फिर अंदर जाती हुई होगी, और वो आप आसानी से राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके फिगर आउट कर सकते हो। तो डायरेक्शन के ऊपर कभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन किया है, यानी कि ये एक एक्सियल वेक्टर होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हमें पता है, राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके हम आसानी से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनटू मीटर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1L2T-2। थोड़ा सा आप चौंक जाओगे क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। तो डायमेंशंस वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना है, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तीनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, एज अ फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताई गई है, तो जो आर और एफ का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका टॉर्क है। कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन को फिगर आउट करना आपके लिए बहुत आसान होगा इफ़ यू विल यूज़ राइट हैंड थंब रूल, और वो भी जहाँ जहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पर ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। प्लस माइनस से काम चला लेंगे हम लोग, देखना कैसे आगे बढ़ते जाएंगे जब आपको पता चलेगा। तो ये तो हो गया टॉर्क, ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है कि हमेशा टॉर्क किसी फोर्स का लिया जाता है, अबाउट अ पॉइंट लिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको फोर्स वेक्टर दे दिया जाएगा, आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ टॉर्क कितना होगा। आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई होप क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता होगा ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अपन क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, वो हमें करना है, ठीक है। चलो, इंटरेस्टिंग केस, हमें टॉर्क निकालना है ऑफ अ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी। अभी कपल क्या होता है? कपल का मतलब है पेयर ऑफ फोर्स। कैसे पेयर ऑफ फोर्स? जो कि एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो और अलग अलग पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हो। तो रिजिड बॉडी, जैसे हमने ये रॉड का एग्जांपल लिया, तो इस रॉड के एक एंड पर फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में और दूसरे एंड पर फोर्स लग रहा है सेम F इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नोटिस किया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ रिजिड बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो आप आसानी से बता दोगे सर 0, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, दूसरा उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो कपल उन फोर्सेस का पेयर है जिनका नेट सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब आप बोलोगे सर फिर इसका फ़ायदा क्या? तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एज इट इज़ रहेगा। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मतलब आपकी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी बट आपको रिजिड बॉडी रोटेट करते हुए नजर आएगी। आप खुद इंट्यूटिवली पता लगा सकते हो कि ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होता हुआ नजर आएगा ड्यू टू दिस कपल। तो अपन इस कपल का टॉर्क निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर टॉर्क को तो आपने डिफाइन किया था, तो आपने एक फिक्स पॉइंट यूज़ किया था एज एन ऑरिजिन, तो वो पॉइंट तो आप बता ही नहीं रहे। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें ध्यान में रखना है
कि जब आप एक कपल का नेट टॉर्क फाइंड आउट करते हो, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, छुपी हुई इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी की, बट बेहद इंपॉर्टेंट है। एज अ फैक्ट इसको आप ध्यान रखना कि जब किसी कपल का टॉर्क फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट। अब हमें अगर आज़ादी मिल गई कि हम किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहां से आपका कोई एक फोर्स गुजर रहा हो, क्योंकि फिर उसका खुद का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, जीरो, उसका पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं, हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, है ना। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखते हैं कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था टॉर्क कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो आप क्या करते हो, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हो। तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका इसका जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा एफ इंटू ए इंटू साइन थीटा। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। आपको हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है, तो ये होगी डिस्टेंस ए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी टॉर्क आ जाएगा एफ इंटू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो डायरेक्शन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इंट्यूटिवली पता पड़ गया कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, मतलब दोनों का ही टॉर्क जो होगा वो सेम होगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेना, तो अंगूठा आपको उसकी डायरेक्शन भी बता देगा। तो आपका जो नेट टॉर्क होगा उसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका जो नेट टॉर्क होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ इंटू ए इंटू साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर आप प्रूव करो, कोई और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल के बताओ टॉर्क, इतना ही आता है क्या। चलो अपन इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये वाला फोर्स तो यहीं से गुजर रहे हैं, तो इसका तो पोजीशन वेक्टर जीरो हो गया, तो इसके टॉर्क की वैल्यू तो आ जाएगी जीरो। और ये वाला जो पॉइंट है, अब हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। तो यहां से इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है ना, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, एफ साइन थीटा। तो आपके टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ एफ ए साइन थीटा। इसके रिस्पेक्ट में भी इतना ही आ रहा है। और भी कोई पॉइंट लेके देख लेना आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पर, जब आपके पास में पीडीएफ आएगी और भी कोई पॉइंट ले लेना, उसके रिस्पेक्ट में भी इतना ही आएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसी बातें हैं बच्चों जो कि कोई नहीं बताता। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पता नहीं क्या क्या हवा के अंदर बातें कर दी जाती है, बच्चों को डरा दिया जाता है, ऐसे सिंपल से फैक्ट्स नहीं बताए जाते, क्लैरिटी नहीं दी जाती, ठीक है। बट आपको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस चैप्टर से डरो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम इसको ध्यान रख लेंगे आगे भी कि जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम जीरो हो, यानी कि पक्का फोर्सेस कपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो उस बॉडी के ऊपर जो नेट टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे वो हम किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये आज़ादी मिलती है हमारे टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन की वजह से, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, अगर हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है ऑन अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब देखो ध्यान देना, बेसिक डेफिनेशन तो अभी भी वही है कि आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्स का टॉर्क निकालते हो। अब रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता है हर पॉइंट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हो, और किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उन सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालोगे तो आप दिमाग के अंदर देखोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है। मतलब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का टॉर्क निकाल रहे हो, हल्का सा आपने उस पॉइंट को चेंज कर दिया तो आपको लग रहा होगा कि टॉर्क चेंज हो जाएगा। तो बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन यहाँ पर हमने जब इस कैलकुलेशन को परफॉर्म किया तो हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस फिगर आउट कर लिए। सबसे पहले तो हमने ये फिगर आउट कर लिया कि हम केवल और केवल
टॉर्क के उन कंपोनेंट्स को ही कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे उसका भी कारण आपको बताऊंगा, जो कि पैरेलल हैं टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि वो ही आपके रोटेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आपका देखो नेट टॉर्क जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन आपको उस टॉर्क का केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो कि आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो। उस टॉर्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली किसी अदर तरीके से बैलेंस हो रहा होगा, तभी तो आपकी जो रिजिड बॉडी है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर रोटेट नहीं कर रही। तो हमने पहला सिंप्लीफिकेशन तो ये फिगर आउट कर लिया कि जब भी हम किसी रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों और टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हों, तो हम लोग हमेशा टॉर्क का कौन सा वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन की पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि केवल और केवल वही कंपोनेंट आपके रोटेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा कि इफ लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपकी लाइन ऑफ फोर्स कि फोर्स जहां पर लग रहा है उसको अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि अगर ये खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंड इफ इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर ये खुद लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो पक्का इसका जो टॉर्क आएगा ना, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपका खुद फोर्स ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो पक्का टॉर्क जो होगा वो फोर्स के भी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, उसको हमें कंसीडर करना ही नहीं है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारा जो टॉर्क का कंट्रीब्यूशन होगा रिजिड बॉडी के रोटेशन के अंदर, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने ध्यान रख ली। तो अब कुल मिला के जो हमारा टॉर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो प्लेन है, उस प्लेन के अंदर जितने भी फोर्सेस होंगे केवल और केवल हमें उन्हें ही लेना है। अगर कोई फोर्स उस प्लेन के अंदर नहीं है तो उसका कंपोनेंट ले लेना है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से जहां पर फोर्स लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, आपको तो हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अब आपको एक बार के लिए मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि सर ये रिजल्ट आए कहाँ से हैं? तो ये सारे के सारे रिजल्ट हमारी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से ही आए हैं। स्टिल हमने एक पॉइंट लिया है, हमने उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे के सारे फोर्सेस का टॉर्क निकाला है, और फिर हमने देखा है कि उस टॉर्क का कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, जो कि रोटेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जो अदर कंपोनेंट है वो समहाउ बैलेंस हो जाएगा, तभी उसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं होगा। और फिर हमने देखा कि यार एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल डायरेक्शन में जो टॉर्क के कंपोनेंट आते हैं उसके केस में और फर्दर सिंप्लीफिकेशंस यूज़ किए जाते हैं कि इन कंडीशन में आपके टॉर्क के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर ध्यान रख लोगे तो आप कभी भी टॉर्क निकालने के अंदर गलती नहीं करोगे। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे, इवन बहुत सारे टीचर्स तक को ये बातें नहीं पता, वो बस ऐसे ही हवा में ही इधर उधर कुछ ना कुछ कर कर आके टॉर्क वगैरह निकाल रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े होते तो ना तो खुद कंफ्यूज होते, ना बच्चों को कंफ्यूज करते, ना खुद डरते, ना बच्चों को डराते। हर टीचर यही बोलता है कि यार ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली बच्चे के दिमाग में तो यही मैसेज जाएगा ना कि यार जब टीचर बोल रहा है तो ऑब्वियसली ये चैप्टर भी डिफिकल्ट होगा। नहीं है डिफिकल्ट, एकदम क्लियर पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपको है ना, ये एक एक्सिस दे रखा है और इसके ऊपर फ्लैप लगा हुआ है, मतलब घूमने वाला दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इस दरवाजे के एक पॉइंट पर आप 5 अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हो। कौन कौन से फोर्स लगा रहे हो? एक तो बिल्कुल दरवाजे के पैरेलल डायरेक्शन में आपने लगा दिया F1, एक दरवाजे के इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में आपने लगा दिया F2। अच्छा, दरवाजे के ही प्लेन में है बट अब की बार पैरेलल नहीं है, बट है दरवाजे के ही प्लेन में, तो वो हो जाएगा आपका F3, ठीक है। फिर एक फोर्स जो है वो दरवाजे के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो दरवाजे के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा आपका F4।
और एक फोर्स जो है वो दरवाजे के प्लेन में भी नहीं है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर भी नहीं है, किसी और ही डायरेक्शन में है, इसको अपन बोलते हैं स्क्यू डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा आपका F5। इवन आपको बता रखा है कि F1 से उसका जो कंपोनेंट है वो 37, F1 से उसका जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री। तो अब हमें 5 अलग अलग फोर्सेस दिए हुए हैं सेम पॉइंट के ऊपर। अच्छा, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? 5 मीटर। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना, उनको यूज करते हैं और देखते हैं टॉर्क किस तरीके से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो हमारा F1 फोर्स है इसका टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो F1 फोर्स है उसकी अगर आप लाइन ऑफ फोर्स को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो आपको किससे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगा। मैंने बताया था कि अगर लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट कर जाए तो टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 0। तो टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। सिमिलरली F2 के बारे में बात करते हैं। आपका जो F2 है वो आप देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल डायरेक्शन में है। मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल डायरेक्शन में हो तो उसका भी टॉर्क के अंदर, रोटेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 0। तो इसके भी टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर अपन F3 की बात करें तो F3 को भी जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके भी टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर होता जा रहा होगा आई गेस सारा का सारा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं F4 की। F4 की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट कर रही है, इनफैक्ट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है उसमें है, और डायरेक्टली डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम में हो सकता है दिक्कत आ जाए, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते थे? फोर्स का कंपोनेंट लेते थे इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑलरेडी हमारा F4 जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही है, तो डायरेक्ट उसको ले लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा F4 हमारा? 5 न्यूटन। सभी फोर्सेस की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का जो पॉइंट है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। खत्म। तो ये आ जाएगा आपका 25 न्यूटन इंटू मीटर। और अगर अपन F5 की बात करें तो F5 की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो भी आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है उस प्लेन के अंदर है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब की बार हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या फिर हम उल्टा काम भी कर सकते हैं, हम फोर्स के 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। तो हमारा जो F5 है ना, इसके हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा F1 के अलोंग, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F5 cos 37, और एक इधर की तरफ आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका F5 sin 37। तो हमें तो F5 sin 37 कंसीडर करना है। तो F5 की वैल्यू हो जाएगी 5, sin 37 की वैल्यू होती है 3 डिवाइडेड बाई 5, और डिस्टेंस कितनी है आपकी? 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 न्यूटन इंटू मीटर। तो जब भी आप टॉर्क को लेके कि किस फोर्स का टॉर्क लेना है, कैसे कंपोनेंट लेना है, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना, तो मेरे ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना बच्चों। इतना तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। मैंने तो यहाँ पे आपको हर एक केस बताने की कोशिश करी है। मैक्सिमम आपको क्या होता है कि या तो कुछ ऐसे फोर्सेस गिवन होते हैं जिनकी लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंटरसेक्ट कर रही होती है या पैरेलल होती है, तो उनका तो टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूशन वैसे ही 0 हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे फोर्स दिए जाते हैं जो कि आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होते हैं, तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरुआत में जो टॉर्क की आपने डेफिनेशन बताई थी वहाँ पे तो आपने एक ओरिजिन बताया था, पोजीशन वेक्टर बताया था, वेक्टर प्रोडक्ट बताया था, है ना, और यहाँ तक आते आते आप किस तरीके से टॉर्क फिगर आउट कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर केस बताया। अगर आप सिंगल पॉइंट के ऊपर सिंगल फोर्स लग रहा है, उसका सिंगल पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो, बेसिक डेफिनेशन। अगर आप कपल की बात कर रहे हो तो फिर मैंने आपको बता दिया, और अगर आप इन जनरल रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा टॉर्क वही हमारे काम आएगा। वो हम किस तरीके से फिगर आउट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर अगर आपके दिमाग में हो जाएगा ना टॉर्क,
तो फिर आपको रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई है अभी तक, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वापस से देखो इस पोर्शन को, इसके बाद में फिर आगे बढ़ना। पहले इस पोर्शन को वापस से देखो, एक एक चीज़ को क्लियर करते जाओ, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे टॉर्क की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो रिजिड बॉडी है, अभी सर आपने बताया था कि अगर उसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस कपल हों तो वो ट्रांसलेट तो करेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो रोटेट करेगी, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, आज से पहले जब अपन इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते थे केवल, लेकिन अब जब रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लग सकता है, उसके ऊपर रोटेशन भी हो सकता है। तो हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होगी, ट्रांसलेशन की रिस्पेक्ट में भी इक्विलिब्रियम और रोटेशन के रिस्पेक्ट में भी इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर अब अपन रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें दोनों को कंसीडर करना होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को भी कंसीडर करना होगा, मतलब बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन निकल के आ सकती है। आप फोर्सेस को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो और हर डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी सिमिलरली और जेड डायरेक्शन में भी सिमिलरली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस बनाने में काम आएगा। ऐसे अगर अपन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आपकी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर आपका नेट टॉर्क जीरो हो। तो नेट टॉर्क वेक्टर आपका क्या होना चाहिए, जीरो। अब नॉर्मली हमारा जो टॉर्क वेक्टर होता है ना, वो या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में अप या डाउन होता है ना, तो हमें उसके कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इन जनरल हम बात करें तो टॉर्क के भी 3 कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, इसकी ज़रूरत आपको हालांकि कभी पड़ेगी नहीं। ठीक है, और उन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क्स को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, रिजिड बॉडी की अगर अपन बात करें विच इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो कि जनरल केस होगा हमारा, तो उस केस में हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ट्रांसलेट तो वो वैसे भी नहीं कर रही। उसका जो टॉर्क वाला काम है बस वही हमें करना होगा, हमें केवल और केवल टॉर्क्स को बैलेंस करना होगा, और वो भी एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग कुछ कंपोनेंट अप डायरेक्शन में होंगे, कुछ डाउन डायरेक्शन में होंगे, कुछ टॉर्क बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना। टॉर्क्स को आप इस तरीके से प्लस माइनस का यूज़ करते हो, आपको कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लस माइनस का यूज़ करते हुए आप इनको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, जैसे हम फोर्सेस को बैलेंस करते थे बिल्कुल वैसे। तो ये हमारी रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो अपन कुछ केसेस देख लेते हैं जो कि जनरल हैं, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। जैसे एक तो बहुत ही जनरल है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीवर। आई होप सबने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज़ किया होगा। अगर आपको किसी भारी भरकम चीज़ को मूव करना होता है तो आप उसके पास में एक स्टैंड रखते हो, एक लंबी सी रॉड लेते हो, रॉड का छोटा वाला हिस्सा उसके नीचे दबा देते हो और बड़े वाले हिस्से की तरफ से आप क्या करते हो, उसको दबाने की कोशिश करते हो। तो आप यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाते हो, बट उधर बहुत ज़्यादा फोर्स या कह लो बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। या देखना अभी कि टॉर्क्स बैलेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, चलो तो अपन क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर आपकी क्या रखी हुई है, एक रॉड रखी हुई है। इस पॉइंट के कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। इस एंड से डिस्टेंस D1 है, इस एंड से डिस्टेंस D2 है, इस एंड पर फोर्स लग रहा है F1 और इस एंड पर फोर्स लग रहा है F2। एंड ओवरऑल ये बॉडी ना तो ट्रांसलेट कर रही है ना ही रोटेट कर रही है। तो अगर अपन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे तो R किसके इक्वल हो जाएगा, F1 प्लस F2 के इक्वल हो जाएगा, बट इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के जो टॉर्क होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। तो इसका टॉर्क निकालेंगे, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब F1 D1, और इसका निकालेंगे फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो F2 D2। तो यहाँ से F1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा F2 मल्टीप्लाइड बाय D2 डिवाइडेड बाय D1। नॉर्मली जो D1 है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन D2। जिस तरफ आपको ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना होता है ना, उसकी जानबूझ के आप डिस्टेंस कम रखते हो स्टैंड से।
तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका F1 जो होगा इट विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन F2। ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। मतलब आप हल्का सा फोर्स लगा के दूसरे वाले एंड पर बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। वाई? बिकॉज योर बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि टॉर्क जो प्रोड्यूस होंगे दोनों एंड्स पर वो सेम होंगे। और टॉर्क के अंदर क्योंकि डिस्टेंस इन्वॉल्व होती है तो इसकी वजह से जहाँ पे डिस्टेंस कम वहाँ पे फोर्स ज़्यादा, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक कंडीशन दे रखी है, एक रॉड है, ये 2 मीटर की लेंथ है, इसको नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में नहीं है, किसी और जगह पर है ना। मान लो इस वाले पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर ही इसका वेट वर्क कर रहा होगा, दैट इज W। तो इस एंड से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है D। इसको इस एंड पर एक रस्सी से बांध दिया गया है, इस एंड पर एक रस्सी से बांध दिया गया है और इसको लटका दिया गया है। रस्सियों की लेंथ इस तरीके से रखी गई है कि यहाँ पर एंगल लगभग 37 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 53 डिग्री बन रहा है। तो आपको ये जो डिस्टेंस स्मॉल d है ये फाइंड आउट करनी है, विच इज़ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द गिवन सिचुएशन। अब आप देखोगे कि यार इसको ऐसे लटका दिया गया है, तो ये किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इक्विलिब्रियम के हमारे पास में 6 इक्वेशंस बनाने के चांसेस होते हैं। हालांकि हमें 6 इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इक्वेशंस बना के ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो सारे के सारे फोर्सेस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इधर की तरफ इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो ये वाला फोर्स हो गया, इसको मैंने लिख दिया T1। और इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसको मैंने लिख दिया T2। इनके कंपोनेंट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है ये भी लगभग 53 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका T1 cos 53 डिग्री। कितना हो जाएगा? T1 cos 53 डिग्री। और ये वाला हो जाएगा आपका T1 sin 53 डिग्री। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट ले लेना। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा कंपोनेंट वो हो जाएगा T2 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा आपका T2 sin 37 डिग्री। ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिए। अब अपन अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो फोर्सेस को बैलेंस करने पे हमें मिलेगा कि जो T2 sin 37 डिग्री है वो किसके इक्वल है? T1 sin 53 डिग्री के इक्वल है, अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो। यानी कि T2 sin 37 की वैल्यू होती है 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड T1 sin 53 की वैल्यू होती है 4 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स T1 के इक्वल हो जाएगा। तो T2 कितना है, T1 कितना है हमें नहीं पता, बट हमें उनके बीच का रिलेशन पता पड़ गया। हम चाहें तो T2 और T1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी सारी इक्वेशंस हैं, बट हमें तो D फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए रहेगा, तो हमने निकाल के रख लिया। तो ये तो हमने कौन सा वाला इक्विलिब्रियम लिया है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिया है। ठीक है, ये तो हमने ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब अपन रोटेशन के ऊपर चलते हैं। अब जब अपन रोटेशन के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमें W को नहीं लेके आना ना बाबा ना। W को लेके आएंगे तो फिर W के रिस्पेक्ट में आपको T1 और T2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम जानबूझ के जो ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है, जहां पे W खुद एक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो हमें फायदा क्या होगा? ये जो W है इसका खुद का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो हमें केवल और केवल T1 का टॉर्क निकालना होगा और T2 का टॉर्क निकालना होगा और इनको बैलेंस करना होगा। अब आप नोटिस कर रहे हो कि आपका जो T2 है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और जो T1 है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस में, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका फोर्स है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ पे डायग्राम में परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। कितना है? T2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है T2 cos 37। किसके परपेंडिकुलर? डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। तो मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल्स टू T1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है T1 cos
53 और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 माइनस डी हो जाएगी, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो अब तो खेल बहुत ही आसान हो गया। T2 cos 37 की वैल्यू होती है 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स डी। T1 cos 53 की वैल्यू होती है 3 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 2 माइनस डी। और T2 की जगह आप चाहो तो क्या रख सकते हो, 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स T1 रख सकते हो। 4 बाय 5 ऑलरेडी रखा हुआ है और D ऑलरेडी रखा हुआ है। इधर T1 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 माइनस डी ऑलरेडी रखा हुआ है। तो देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को अपन उधर ले जाएंगे तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 टाइम्स डी बचेगा, और उधर की तरफ हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18 माइनस 9 टाइम्स डी। तो 16 और 9 ऐड होके 25 डी हो जाएंगे इज इक्वस टू 18। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 25, और इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग ये आ जाएगा आपका 0.72 के लगभग, राइट। 25 इंटू 5 6 7 175 5 बचेंगे, हाँ 0.72 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतने मीटर्स की डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपको क्लियरली याद रखना है कि आप फोर्सेस को भी बैलेंस कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बैलेंस कर सकते हो, जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े उतनी ज़्यादा इक्वेशंस बना सकते हो, एंड टॉर्क्स को भी बैलेंस कर सकते हो। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करो तो वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करना। आप उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस का टॉर्क जो है वो 0 हो जाए, ताकि आपकी इक्वेशंस जो है वो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बने, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। कर लोगे, बहुत आसान है ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये तो हमारा खेल हो गया टॉर्क का। अब जो दूसरी क्वांटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को भी बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर डिफाइन किया जाता है जैसे हमने टॉर्क को डिफाइन किया है। चलो तो अपन एंगुलर मोमेंटम को भी पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। तो अगर अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट अ पॉइंट इसको डिफाइन किया जाएगा जैसे हमने टॉर्क को डिफाइन किया था। तो ये हमारा ऑरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। ये हमारा पॉइंट है जिसका मास कितना है m, वेलोसिटी है v, मतलब लीनियर मोमेंटम है p। तो लीनियर मोमेंटम p से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको थीटा एंगल बनाते हुए नजर आएगा ये मोमेंटम वेक्टर के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम को बिल्कुल टॉर्क की तरह डिफाइन किया जाता है यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको लिखा जा सकता है r इंटू पी साइन थीटा। तो वही दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। आप डिस्टेंस ले लो ऑरिजिन से और मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा p साइन थीटा। तो आप क्या करो, डिस्टेंस को p साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि आप डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो। तो जैसे मोमेंटम की लाइन हो गई तो इसके ऊपर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी r साइन थीटा हो जाएगी, एंगल थीटा होगा ना। तो आप इसको मोमेंटम से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो इंटरप्रिटेशन जहां पर आपको सहूलियत प्रोवाइड करें आप उसको यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो एक सिंगल पॉइंट पर लगने वाले मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम हो गया। अगर अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबका अलग अलग मोमेंटम है, उसका किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या करो, सबका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो आपने L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया, अप टू Ln निकाल लिया और इन सबका वेक्टर सम कर दिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2 किलोग्राम वाला मास है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नीचे, और ये 3 किलोग्राम वाला मास है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर। आपको इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इनका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो एक जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया मोमेंटम। मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 है। ठीक है, एक एक चीज समझ में आ रही है। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मिला, मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। और दूसरा जो है, अगर आप देखोगे तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है, बट जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका अगर रोटेशन का ओरिएंटेशन देखोगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज को आप क्या कर लेना, नेगेटिव ले लेना, तो ये तो आपका हो गया नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लेना। कितना हो जाएगा, मास दे रखा है 3 किलोग्राम, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया मोमेंटम, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 4 दैट इज 8 मीटर्स। तो हो जाएगा 4 × 4 16 × 2 माइनस का 32 एंड प्लस का 3 × 3 9 × 8 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 72। तो ये आ जाएगा आपका 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड लोगे तो वो मोमेंटम की यूनिट होती है, उसको आपने फर्दर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों उनका नेट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, राइट। अगर अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हमारे तो काम की चीज़ यही है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है, ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट उसका जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, वो हमेशा किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिकल है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारे जितने भी केसेस होंगे, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, स्फेरिकल बॉडी हो गई, वो सब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। तो इन सब केसेस में एक्सिस के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो I × ओमेगा हो जाएगा, एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो क्योंकि हम नॉर्मली इन बॉडीज के साथ में डील करते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, तो हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते ही नहीं है जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। हम लोग तो हमेशा एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाता है, I × ओमेगा आ जाता है। जैसे आपको ये एक स्फीयर दे रखा है, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम और इसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर, और ये 5 रेडियन पर सेकंड इतनी एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो कोई पूछे कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5, मास हो गया इसका कितना 2 किलोग्राम, और रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 × 2 16 डिवाइडेड बाय 5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और ओमेगा आपको डायरेक्ट दे ही रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I × ओमेगा, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाना चाहिए। इस तरीके से अपन किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे समझ में, जब भी रिजिड बॉडी की बात करी जाएगी तो आपको यही तो बताया जाएगा ना कि वो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, बस वही चाहिए आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही रहेगा, आप आसानी से एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ कंसिडर करी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं कि आपके एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि फोर्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता था, F = dP/dt।
तो क्या सिमिलर रिलेशनशिप यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है क्या? तो हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमने देखा कि यस, आपका जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क वेक्टर होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि dl डिवाइडेड बाय dt के इक्वल होता है फॉर अ रिजिड बॉडी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. So this above result holds for a single particle as well as for a system of particles and as well as for a rigid body. It is a universal relation जिसको आप यूज कर सकते हो. बहुत अच्छी बात है. तो हमें वहाँ पे F इज इक्वस टू dp डिवाइडेड बाई dt याद था, तो अब हमें नई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. F को आपने टॉर्क से रिप्लेस कर दिया, मोमेंटम को आपने एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर दिया. सेम इक्वेशन आपकी यहाँ पर भी यूज हो जाएगी. और इस रिलेशन से हमें पता चला कि अगर हमारा नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. लीनियर मोशन में भी तो ऐसा ही होता था ना कि नेट फोर्स जीरो होने पर आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता था. तो यहाँ पे अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो आपका नेट एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अब इसको प्रैक्टिकली खुद आप देख सकते हो वर्क होते हुए. एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. अब आप एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ जो कि रोटेट करती है, होगी आपके पास में, नहीं होगी तो कहीं से जुगाड़ लो. आप उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ और आपके दोस्त को बोलो कि वो आपकी कुर्सी को जितना तेज़ी से रोटेट कर सकता है उतना तेज़ी से रोटेट करवा दें. चक्कर नहीं आने चाहिए बस आपको, ठीक है ना. अब आप क्या करो, आप रोटेट कर रहे हो, कुर्सी के ऊपर बैठे हो, रोटेट कर रहे हो, आप अपने हाथों को खोलो. तो जैसे ही आप अपने हाथ खोलोगे तो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास को दूर पहुंचा दिया. मास को अगर दूर पहुंचा दिया यानी कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर दिया. और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. तो अगर I बढ़ गया तो ओमेगा आपका क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए. तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप अपने हाथ फैलाते हो ना, आपके रोटेशन की जो स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाता है. और जैसे आप अपने हाथों को वापस से समेट लेते हो तो आप देखोगे कि वापस से आपकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं लगा रहे. आपने अपने फ्रेंड को बोला रोटेट करवा दे, आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर रोटेट कर रहे हो, अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, वो जा चुका है दोस्त आपका, और आप अपने हाथों को फैला रहे हो, समेट रहे हो, फैला रहे हो, समेट रहे हो. तो आप केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहे हो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहे हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका ओमेगा चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपका नेट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट बना रहना चाहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता हुआ नजर आएगा. इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको तब नजर आएगा जब आप ग्रेविटेशन के अंदर बात करोगे केपलर्स लॉज की. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो हमने देखा कि यार सारे के सारे रिलेशनशिप्स ऐसे के ऐसे हमारे ट्रांसलेशन से मैच कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक बार समेट लेते हैं. तो यहाँ पर भी टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी जो है रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस आपस में रिलेटेड होते हैं. वहाँ पर होता था F इज इक्वस टू एम ए, यहाँ पर टाउ हो जाएगा I इंटू एल्फा. F इज इक्वस टू एम ए. तो फोर्स को आपने रिप्लेस कर दिया टॉर्क से, मास को रिप्लेस कर दिया आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया आपने एंगुलर एक्सेलरेशन से. वहाँ पर फोर्स हुआ करता था F टाइम्स dx, तो वर्क हो जाता था आपका इंटीग्रेशन ऑफ F dx फ्रॉम x1 टू x2. तो यहाँ पे आपने फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क से और dx को रिप्लेस कर दिया किससे, d थीटा से. तो आपका वर्क हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी हाफ mv². तो आपने मास को रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, v को रिप्लेस कर दिया आपने ओमेगा से, तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ I ओमेगा². वहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ करती थी, यहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम होगी कि आपकी जो टोटल वर्क की वैल्यू है वो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी. मतलब फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. वहाँ पर पावर को हम लोग डिफाइन करते थे F इंटू वेलोसिटी. पावर होती थी आपकी F इंटू वी. तो फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क से, v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी आपकी टाउ इंटू ओमेगा.
तो एज इट इज़ जो रिलेशनशिप्स हम लोग ट्रांसलेशन के केस में यूज़ किया करते थे वो हथियार हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करना होगा, वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करना होगा, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करना होगा, मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस करना होगा, फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करना होगा। एज इट इज़ आप सिमिलर रिलेशंस यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे सारे के सारे हथियार इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब हम रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो हम क्या करेंगे, ढेर सारी प्रॉब्लम्स उठाएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखेंगे कि यार इन हथियारों को कैसे चलाया जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। A uniform rod of 20 kilogram is hanging in a horizontal position with the help of 2 threads. It also supports a 40 kilogram mass as shown in figure. Find the tension developed in each thread. ठीक है, तो खुद रॉड का भी मास है और यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सारा का सारा जो मास है वो इसके सेंटर पॉइंट की, मतलब इसका जो वेट है वो सेंटर पॉइंट के ऊपर लगेगा। ठीक है ना। तो आपको डायग्राम में दिया हुआ है लेंथ की, जो रॉड की जो लेंथ है वो L है और जो 40 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो कहाँ पर बंधा हुआ है, L/4 पर बंधा हुआ है। तो इस थ्रेड के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा इसको अपनों ने लिखा T1 और इसके अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा इसको हमने लिखा T2। आपका ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हुए सर्टेन इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हमें तो T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है ना, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखना कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकालेंगे। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने A, और फिर इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ़ायदा हो जाएगा जब हम A के रेस्पेक्ट में टॉर्क्स को बैलेंस करेंगे तो T1 का टॉर्क जो है वो कंसीडर ही नहीं होगा, और जब B के रेस्पेक्ट में टॉर्क्स को बैलेंस करेंगे तो जो T2 है उसका टॉर्क आपका कंसीडर नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बैलेंस टॉर्क्स अबाउट ए के रेस्पेक्ट में बैलेंस करो। तो दो फोर्सेस हैं, T1 का तो 0 हो जाएगा, तो टॉर्क ऑफ T1 जो है वो तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि T1 खुद आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं। फिर टॉर्क ऑफ 40 किलोग्राम वाला जो वेट आपने लटका रखा है उसका टॉर्क कितना होगा, तो उसका फोर्स हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L डिवाइडेड बाय 4। और अगर आप तीसरा वाला फोर्स लोगे T2, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका T2, और इसकी जो डिस्टेंस है A से वो कितनी हो जाएगी आपकी L। ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा तो 0 है। तो आपको बैलेंस करना है, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस कर दूं तो T2 मल्टीप्लाइड बाय L किसके बराबर हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 4। L से L चला गया, 4 से 100, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 न्यूटन। बेहद आसान हो गया। सिमिलरली जब आप बैलेंस करोगे, बैलेंस टॉक्स अबाउट बी, और हम ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, हमने पढ़ा था ना कि जब भी बॉडी के ऊपर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब सारे के सारे फोर्सेस इन कपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो जब आप बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपका T1 का टॉर्क निकल के आएगा कितना, T1 मल्टीप्लाइड बाय L, जो कि किस डायरेक्शन के अंदर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा, और 40 किलोग्राम का टॉर्क निकल के आएगा कितना, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस L/4, दैट इज 3L डिवाइडेड बाय 4। तो आपकी वैल्यू आ जाए, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। खुद T2 का जो टॉर्क है वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, L से L चला गया, 4 से ये 100 टाइम्स चला गया, 300 वैल्यू आ जाएगी T1 की, इट इज़ 300 न्यूटन। ये आपके T1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द ब्लॉक टू टॉपल अबाउट एन एज। तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो ये पहचानो।
तो देखो इसके बिल्कुल सेंटर पर इसका लग रहा होगा वेट, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय g। और जब आप इसको इस फोर्स के द्वारा खींचने की कोशिश करोगे इधर की तरफ और ये टॉपल होगा, तो अभी तो इसकी पूरी की पूरी सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन जब ये टॉपल होने लगेगा तब केवल और केवल इसका कांटेक्ट किस वाले पॉइंट पर होगा, इस वाले पॉइंट पर होगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो किस पॉइंट के ऊपर लगेगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर लगेगा, और वो हो जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है n से। अब क्योंकि टॉपल कर रहा है मतलब ओवरऑल आपका जो ब्लॉक है वो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हो जाने चाहिए। यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किससे बैलेंस हो जाना चाहिए, mg से बैलेंस हो जाना चाहिए। एक और फोर्स है यहाँ पर, आप इसको आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय n हो सकती है। अब जस्ट टॉपल करने की कंडीशन के बारे में बात करी गई है। मिनिमम वैल्यू का मतलब है जस्ट टॉपल करने की कंडीशन, मतलब जस्ट आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम को ब्रेक किया है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी के टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। अबाउट विच पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट आप लेना चाहो उसके अबाउट आप ये काम कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जिसके अबाउट ये टॉपल कर रहा है, जिस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। फायदा क्या होगा, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन A, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। फायदा ये होगा कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उनका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस पॉइंट से गुजर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो केवल और केवल 2 ही फोर्स बच जाएंगे। ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप देखो आपका एक टॉर्क हो जाएगा फोर्स, और इसकी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो साइड के इक्वल हो जाएगी, दैट इज A। एक फोर्स हो जाएगा आपका mg, और इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट A से वो हो जाएगी A डिवाइडेड बाय 2। A से A कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स की वैल्यू आ जानी चाहिए mg डिवाइडेड बाय 2। इतना मिनिमम फोर्स आपको लगाना होगा अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हो, क्योंकि इससे कम फोर्स तक तो ये आसानी से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.20 kilogram into meter square and radius 20 centimeter. The wheel is free to rotate about its axis. Initially, the wheel is at rest. The string is now pulled by a force F is equals to 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पहले आपको एक व्हील दे रखा है, ठीक है, व्हील का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्क। हालांकि हमें डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो अभी हमें शेप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको कितना दे रखा है, 0.20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर दे रखा है, एंड रेडियस इसकी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो आर आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10⁻² मीटर। The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest. The string is now pulled. तो इसके ऊपर एक रस्सी लपेटी गई है इस तरीके से, जैसे यहाँ से बांध देते हैं अपन इसको, और इसको इस तरीके से लपेटा गया है इसके ऊपर, और इस तरीके से इस रस्सी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, घुमाने की कोशिश करी जा रही है। कितना फोर्स लगा के, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इतना फोर्स लगा के इसको रोटेट करने की कोशिश करी जा रही है। रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो आपका जो टॉर्क यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट जहां से एक्सिस पास हो रहा है, वो हो जाएगा फोर्स दैट इज 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज रेडियस। रेडियस हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि 100 और 10⁻² आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टॉर्क को हमने डिवाइड कर दिया I से, यहाँ पे टॉर्क हमने निकाला था 4 न्यूटन पर मीटर और I था
0.20 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो शुरुआत में ये रेस्ट पर है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम हमें कितना दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है, और हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड। खेल खत्म। हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, तो फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाएगी इनिशियल एंगुलर स्पीड दैट इज 0 प्लस एल्फा कितना दे रखा है आपको 20, अभी अभी आपने निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय टी दैट इज 5, तो यह आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। तो इस फोर्स के द्वारा अगर आप इसको रोटेट करवाओगे तो 5 सेकेंड में ही इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डोर विच इज 1.6 मीटर वाइड requires a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it. The force that is to be applied at a point 0.4 meter distance from the hinges for opening or closing it. तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, फोर्स हमें लगाना है कितना 1 न्यूटन का, और कितनी डिस्टेंस पर लगाना है 1.6 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगाना है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो है 1.6 न्यूटन इंटू मीटर। अब कहीं भी फोर्स लगाओ टॉर्क इतना होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या करा, इतना ही टॉर्क हमें प्रोड्यूस करना था, तो हमने फोर्स को बढ़ा दिया। कितना किया हमने, फोर्स को F कर दिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस हमने कम कर दी। तो डिस्टेंस कितनी कर दी 0.4 कर दी हमने यहाँ पर डिस्टेंस। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 4 न्यूटन। इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अ थिन यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L एंड मास M is held horizontally with its end B hinged at the edge of the table. Point A is suddenly released. The acceleration of the center of mass of the stick at the time of release is. तो ऐसी आपकी एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने हिंज कर रखा है एक रॉड को, और इसका जो दूसरा वाला एंड है इसको आपने यहाँ पे एक रस्सी से बांध रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने एक रस्सी से इसको बांध रखा है, ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं रस्सी। तो अभी तो ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। आप क्या करते हो, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक एट द टाइम ऑफ रिलीज, आप इस स्प्रिंग को ब्रेक कर देते हो, ठीक है, सडनली रिलीज, इसका मतलब आपने स्प्रिंग को ब्रेक कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसका लग रहा है वेट। तो थिन यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L एंड मास M, तो mg फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वाले पॉइंट पे लग रहा है टेंशन फोर्स T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपकी स्ट्रिंग काट दी गई है वैसे ही आपका टेंशन फोर्स कितना हो गया 0, तो केवल और केवल एकमात्र फोर्स रह गया दैट इज mg। तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स है mg, और अपन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हैं b के रेस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी L डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय 2, इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया b के रिस्पेक्ट में, अगर b से एक्सिस पास हो रही है, एक एंड से एक्सिस पास हो रही है, तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अगर सेंटर से पास होती तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, बट यहाँ पे एक एंड से पास हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो एल्फा। तो यहाँ पे देखो m से m कट गया, l से एक l कट गया, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स l। और एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता पड़ गया, तो आपको इस सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, l बाय 2 पर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय एक्सिस से डिस्टेंस। एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है आपकी, l डिवाइडेड बाय 2।
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल हो जाएगा, 3g डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय 2। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड। इसके इक्वल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अ बेल्ट मूव्स ओवर 2 पुलीज माउंटेड ऑन 2 फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिल्स। R1 आपको दे रखा है, R2 आपको दे रखा है, एक की रेडियस कम है, एक की ज़्यादा है। स्मॉलर पुली इज ड्रिवन एट अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन of 0.8 radian per second square until the larger pulley acquires an angular velocity 10 radian per second. The belt does not slip. Then find the acceleration of any point on the belt. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गियर सिस्टम जो होता है ना उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रखा है कि एक तो आपकी बड़ी डिस्क है, ठीक है, और एक आपकी छोटी डिस्क है इस तरीके से, और इन दोनों के ऊपर से एक बेल्ट गुजर रहा है। तो ये बेल्ट जो है हमने इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक कंस्ट्रेंट आपने यहां पे लगा दिया कि जो बेल्ट आपने लगाया है इसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि अगर बेल्ट का आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, कहीं भी ले लो, सारे के सारे पॉइंट आपको सेम स्पीड के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ में मूव करते हुए नजर आएंगे। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है यहां पर। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो स्मॉलर पुली इज ड्रिवन एट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 0.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉलर पुली का पॉइंट अपन पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट ए। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज 0.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस कितनी है आपकी छोटे वाले की, 50 सेंटीमीटर। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। और ऐसे आप बड़ी वाली रेडियस, बड़ी वाली जो पुली है उसके पॉइंट बी की बात करते हो, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए। तो लार्जर पुली एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले अपन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस हमने कितनी लेनी है, 80 सेंटीमीटर। 80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। मैंने बताया था बेल्ट के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। यानी कि आप यहाँ से एल्फा निकाल सकते हो, किसके इक्वल हो जाएगा, 0.8 इंटू 50 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10⁻²। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, डेसिमल हटाओगे तो 8 से 0.1 बच जाएगा, यानी कि 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड वंस यू हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप फाइनल एंगुलर स्पीड आसानी से निकाल सकते हो, जो कि आपको कितनी एक्वायर करनी है, 10 रेडियन पर सेकेंड। वैसे किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर स्पीड दैट इज 0, शुरुआत में रेस्ट पर था, एल्फा मल्टीप्लाइड बाय टी। एल्फा भी अभी आपने निकाला है बड़ी मेहनत से, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। तो एक्वायर्स द बेल्ट डज नॉट स्लिप, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बेल्ट, वो तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर लें, तो किसी भी एक को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0.8, डेसिमल हटाओगे 0 से 0 चला जाएगा, 40 इंटू 10⁻², मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। टाइम टू एक्वायर एंगुलर वेलोसिटी, तो वो टाइम टी अपन निकाल लेंगे। तो टी हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड के अंदर आपका जो बड़ा वाला व्हील है, जो बड़ी वाली पुली है, वो इतनी एंगुलर स्पीड एक्वायर कर लेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर दोनों पुलीज की जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अलग हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अलग हो सकती है, बट बेल्ट के कंस्ट्रेंट की वजह से दोनों के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ a velocity v making an angle 45 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection
व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट h इज, ठीक है। और हमें आंसर m, g, h, v इन सब की फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा कनेक्ट किया गया है रोटेशन से। तो यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर जाते जाते स्पीड कितनी हो चुकी होगी, तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर स्पीड होती है v cos थीटा, v cos 45 डिग्री, यानी कि v डिवाइडेड बाय √2 मीटर पर सेकेंड। मास हमें दे रखा है m। अब अपन इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने बताया था मोमेंटम की जो लाइन है उसको आगे बढ़ा दो और यहाँ से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दे रखी है, h दे रखी है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम तो हो गया आपका m टाइम्स v डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज h। अब पहले तो देखो डायरेक्ट यही वाला आंसर है क्या हमारा, तो हम देख रहे हैं यार ये तो आंसर नहीं है हमारे पास में। तो अब ये वाला आंसर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, h को गायब करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है h किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होती है, तो mv डिवाइडेड बाय √2, इसको तो छेड़ते ही नहीं है। मैक्सिमम हाइट हो जाती है आपकी v स्क्वायर, मतलब जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2g, 2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो अब देखो आपका आंसर बनेगा mv³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 टाइम्स √2 टाइम्स g। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. 4 objects of each of mass small m are kept gently on the opposite ends of 2 perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपन अप्लाई कर सकते हैं। थिन सर्कुलर रिंग है, मास m दे रखा है, रेडियस r है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो शुरुआत में जो एंगुलर मोमेंटम रहा होगा वो कितना रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम था। बाद में क्या हुआ, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ मास m, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा m इंटू आर स्क्वायर प्लस जो 4 ऑब्जेक्ट आपने ऐड किए हैं, चारों पॉइंट मासेस हैं, तो 4 टाइम्स m हो गया और सबको रिम पर अटैच किया है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो 4 टाइम्स mr² टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये क्लब हो गए और ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगे। r² कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी m डिवाइडेड बाय m प्लस 4m टाइम्स ओमेगा। देखो कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला आंसर करेक्ट है, m ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल स्टील स्फीयर ऑफ मास m is tied to a string of length r and is whirled in a horizontal circle with a uniform angular velocity 2 omega. The string is suddenly pulled so that radius of the circle is halved. The new angular velocity will be. Again conservation of angular momentum. Small steel sphere of mass m, छोटा है तो अपन उसको पॉइंट मास मान सकते हैं, is tied to a string of length r and rotated with angular velocity 2 omega. तो शुरुआत में जो एंगुलर मोमेंटम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर और उसको आपने एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया ट्वाइस ऑफ ओमेगा। द स्ट्रिंग इज सडनली पुल्ड सो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ्ड। तो रेडियस आपने क्या कर दी, हाफ कर दी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और नई एंगुलर स्पीड आपको निकालनी है ओमेगा डैश। तो m से m चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स ओमेगा। सो दिस इज इट बच्चों। आई होप आज की क्लास के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी हथियार हम लोगों ने इकट्ठे करे हैं
उनको आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। क्वेश्चंस भी करे हैं हम लोगों ने, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उनको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको सिंपलिसिटी फील नहीं होगी, ईज ऑफ डूइंग फील नहीं होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करो, करने की कोशिश करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।